Hello friends, this is Dr. Neeraj Dholia and welcome to the platform Biology with Dr. Neeraj Dholia। आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो हमारा अभी क्लासिकल जियोलॉजी हम पढ़ रहे थे वैसे, लेकिन अभी मैंने उसको कुछ टाइम के लिए पॉज किया है। 3-4 लेक्चर बायोकेमिस्ट्री के हैं, उसके बाद में हम उसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि आपके सबसे बेसिक लेवल का जो स्ट्रक्चर लेवल है प्रोटीन का, वो क्या होता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर की इन दी प्रोटीन, तो 4 लेवल्स डिस्कस किए जाते हैं। 4 लेवल्स होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो हैं कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है सबसे सिंपल फॉर्म होता है, इट इज जस्ट अ लीनियर चेन ऑफ द अमाइनो एसिड्स, जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जब इनके अंदर थोड़ी सी एक रेगुलर स्ट्रक्चर्स बनते हैं ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मेशन बिटवीन दी अमाइनो एसिड, सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड, तो वहाँ पे कुछ रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, उनको कि हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो है सेकेंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रोटीन्स बोला जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अब जो एक प्रोटीन है उसमें एक से ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। और जो ज्यादातर प्रोटीन होते हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही होते हैं। ये फंक्शनल फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चेन है वो 3D फोल्डेड होती है, 3 डायमेंशनल। इसमें जो है काफी फोल्डिंग होती है, एक्टिव साइट्स यहाँ पे जनरेट होती हैं, काफी सारे बॉन्ड्स, मेनली डाइसल्फाइड बॉन्ड का यहाँ पे रोल होता है। तो ये जो 3D स्ट्रक्चर है इसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर इन प्रोटीन बोलते हैं। फिर कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिनमें कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कि सब यूनिट्स, है ना। जैसे कि हीमोग्लोबिन का काफी अच्छा एग्जांपल दिया जाता है कि हीमोग्लोबिन है वहां पे कि 4 सब यूनिट होती हैं। तो ये चारों सब यूनिट जो होती हैं आपस में जुड़कर एक फंक्शनल और एफिशिएंट स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं, जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सब प्रोटीन्स में जरूरी नहीं है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिले, कुछ एक में मिलता है जिनमें कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स या सब यूनिट्स पाई जाती हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन के, तो इन लेवल्स के स्टेप बाय स्टेप उनको स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड जो है इसको कई बार आपने शायद सुना भी होगा कि अमाइड बॉन्ड भी बोला जाता है। तो क्या अमाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड सेम है, या इनमें कुछ डिफरेंस है, या ये डिफरेंटली अलग है? ठीक है, टोटली अलग है। तो देखिए क्या है कि अमाइड बॉन्ड जो है एक ब्रॉड कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में ही पेप्टाइड बॉन्ड आता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल दी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर अमाइड बॉन्ड्स बट नॉट वाइस वर्सा। इसका उल्टा सही नहीं है, सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स अमाइड बॉन्ड होते हैं, लेकिन सारे अमाइड बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एक अमाइड बॉन्ड का ही एक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो अमीनो एसिड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू द कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप्स। तो जो अमीनो एसिड्स हैं इनके स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक इसमें अमीनो ग्रुप होता है। तो एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो फिर अमाइड बॉन्ड क्या होता है? देखो अमाइड बॉन्ड क्या है, अमाइड बॉन्ड्स आर अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट फॉर्म्स एन अमाइड एज द फाइनल प्रोडक्ट।
अब अमाइड बॉन्ड क्या है? वो सारे बॉन्ड जो कि फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अमाइड बनाते हैं, उसको उनको हम अमाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब अमाइड बॉन्ड जो है तीन तरह के होते हैं। देखिए तीन तरह के हैं, 3 टाइप्स ऑफ अमाइड्स। कार्बोक्सीमाइड्स, ये रहा स्ट्रक्चर पहला वाला, कार्बोक्सीमाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड्स होता है, सल्फर है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके अलावा फॉस्फोरामाइड्स होता है, फॉस्फोरस है और नाइट्रोजन है। तो ये अगर ये बन रहे हैं किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? उसको हम अमाइड बॉन्ड बोलेंगे, है ना। इसमें से ये जो कार्बोक्सीमाइड है, ये वही जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स में होता है, C डबल बॉन्ड O और NH या NR, है ना। ये जो है CONH, ये जो बॉन्ड होता है यही हमारे पेप्टाइड बॉन्ड में भी होता है। ठीक है, तो ये वाला जो कैटेगरी है कार्बोक्सीमाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना सकता है। मैंने बोला बना सकता है, जरूरी नहीं कि बनाएगा ही सही। पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होगा? CO और NH होगा। अब देखिए कि ये जो CO और NH हैं, जो कि हमारे यहाँ पे आपको पहले वाले जो स्ट्रक्चर इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये C और ये डबल बॉन्ड O, और ये जो आपका अमाइड ग्रुप है, अमीन ग्रुप जो है, उससे जो N आया है, उसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे, ये जो बॉन्ड है ये सिर्फ अमीनो एसिड के बीच में ही बने, क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो काफी सारे मॉलिक्यूल्स में हो सकते हैं, अमीनो ग्रुप भी होते हैं। तो अगर ये बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है, ठीक है, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? अमाइड बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन अगर ये बॉन्ड जो है सिर्फ दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है, जिससे कि आगे जाके एक पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड सीक्वेंस बनेगा, तो उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी भाषा में कि अगर अमीनो एसिड के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है CO और NH का, तो उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। और अगर अमीनो एसिड को छोड़ के किसी और मॉलिक्यूल्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है, तो उसको हम अमाइड बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ये जो हमने अभी मैंने डिस्कस किया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अमाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ type of amide bond. Here, the amide bond forms when the carboxylic acid group of one amino acid reacts with the amine group of the another amino acid. ठीक है, तो बहुत ही क्लियर है कि जब दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनता है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है अमाइड बॉन्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, फॉर्म्स बाय रिमूविंग अ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब भी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का और अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एन अमाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा है? बहुत ही क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि अमाइड बॉन्ड किसको बोलेंगे? जब ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है ना। पेप्टाइड बॉन्ड कब बोलेंगे? जब ये दो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। ठीक है, उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। इससे आगे जाके क्या बनेगी? पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। अब ये यहाँ पे देखिए, ये पेप्टाइड बॉन्ड, अगर ये यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा अमीनो एसिड इस साइड है, उसका अमीन ग्रुप है, उसके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है CONH, तो ये जो सर्कल के अंदर है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। और इसी तरह से ये जो चेन बनती है, इसके आगे सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, उससे क्या होगा? पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। फाइन। अब ये जो पेप्टाइड चेन है, इसमें कितने अमीनो एसिड हो सकते हैं? तो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें 52 मिलियंस, 50 से लेके मिलियंस ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर दो अमीनो एसिड यूनिट्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड, है ना। एक अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है दूसरा अमीनो एसिड से थ्रू दी पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डाइपेप्टाइड बोलेंगे। फाइन। अगर तीन अमीनो एसिड की यूनिट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे। तो मोनोपेप्टाइड किसको बोलेंगे? नहीं, मोनोपेप्टाइड जैसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन सकता, कम से कम दो अमीनो एसिड चाहिए आपको, तभी तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पेप्टाइड। ठीक है, और ये आगे कितना भी हो सकता है, जैसे कि हमने बोला कि मिलियंस तक यहाँ पे रेजिड्यूज हो सकते हैं।
ठीक है, अभी रेजिड्यूज क्या है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफ अ पेप्टाइड इज मेड अप ऑफ नॉट मोर देन 10 अमीनो एसिड इट इज कॉल्ड अ ओलिगोपेप्टाइड। जैसे आपने ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर हम पढ़ते हैं, उसी तरीके से ओलिगोपेप्टाइड भी होता है। ठीक है, अगर 10 तक हैं या 10 से कम अमीनो एसिड हैं किसी भी पेप्टाइड चेन में तो उसको हम ओलिगोपेप्टाइड बोलेंगे। अगर 10 से ज्यादा है किसी भी पेप्टाइड के अंदर, अगर 10 से ज्यादा यूनिट्स होती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलेंगे। ठीक है, टर्म्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर अमीनो एसिड्स जो हैं वो 100 से ज्यादा हैं, मोर देन 100 अमीनो एसिड्स अगर हैं, तो उसको कभी कभी मैक्रोपेप्टाइड्स भी बोल दिया जाता है। हालांकि पॉलीपेप्टाइड ज्यादातर यूज किया जाता है ना, बहुत ही जनरल टर्म है पॉलीपेप्टाइड्स। मैक्रोपेप्टाइड्स भी हम यूज कर सकते हैं टर्म, अगर वहां पे अमीनो एसिड 100 से ज्यादा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो जो मोस्ट ऑफ दी अमीनो एसिड हैं, सॉरी मोस्ट ऑफ दी जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, उनके अंदर टोटल जो हमारे 20 अमाइनो एसिड हैं वो सारे के सारे जनरली होते हैं, क्योंकि कोई प्रोटीन्स जो होते हैं वो ज्यादातर 100 से ज्यादा अमीनो एसिड के ही होते हैं। कुछ एक प्रोटीन जरूर हैं जो कि इससे भी कम सीक्वेंस रखते हैं, लेकिन जो ज्यादातर अमीनो एसिड हैं वो मोर देन 100 रेजिड्यूज उनके अंदर होते हैं। और सारे ही प्रोटीन जो हमारे हैं उनमें लगभग सबके अंदर हमारे सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो उनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, एज अ नंबर एंड मैनर इन विच द अमाइनो एसिड्स आर ग्रुप्ड इज हाईली वेरिएबल। ठीक, अब जो दो प्रोटीन है वो एक से नहीं हो सकते, वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे अंदर हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, जो यूनिट्स हैं वो काफी ज्यादा है ना। 20 अमाइनो एसिड्स हैं, अब आप उनको किसी भी सीक्वेंस में जोड़ सकते हैं। तो प्रोटीन्स अप्रोचेस ऑलमोस्ट दी टू इंफिनिटी। अब नंबर कितना है, ये तो हमने क्या बात की कि जो हमारी एक प्रोटीन है उस प्रोटीन के अंदर 50 से लेके मिलियंस तक अमीनो एसिड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में कितने प्रोटीन है, टोटल कितने प्रोटीन्स होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि वो कोई फिक्स अभी तक नंबर पता नहीं है, ऑलमोस्ट टू इंफिनिटी। अब आप बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, कुछ तो अमाउंट होगा, कुछ तो लिमिटेड नंबर होगा। तो इन्फिनिटी ये हो सकता है ज्यादा, मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल सी बात है कि जैसे मान लीजिए आपके पास, आप जानते हैं कि हमारे पास में इंग्लिश में 20 अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, 20 अल्फाबेट्स हमारे पास होते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि आपको इन 26 अल्फाबेट्स होते हैं, है ना। अब 26 अल्फाबेट्स से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स? 26 जो लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश के, उससे आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं? तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जानते हैं अनलिमिटेड है। ठीक है, और यहाँ तक कि यहाँ पे लिमिटेशन भी है कि भी आप कोई वर्ड बनाएंगे, कोई नाम अगर आप बनाएंगे तो कोई नाम जो है वो 100 वर्ड्स का तो होगा नहीं, 100 अल्फाबेट्स का तो होगा नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर कोई आप नाम ले लीजिए, जैसे मैं एक मेरे फ्रेंड का नाम लेता हूँ, ब्रजेश कुमार यादव। ठीक है, तो ब्रजेश कुमार यादव अगर आप इसको टोटल करते हैं, BRIJESHKUMAR यादव, ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है जनरली नेम जो होते हैं वो 10-15 से ज्यादा नहीं होते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यही चीज लागू करते हैं प्रोटीन्स के ऊपर, तो प्रोटीन्स की कोई लिमिटेड लेंथ नहीं है ना। जैसे कि हमने बोला कि प्रोटीन की जो लेंथ है वो तो मिलियंस तक भी हो सकती है, उसमें अमीनो एसिड मिलियंस तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप लिमिटेड वर्ड लिमिट में ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, तो फिर जब प्रोटीन जिसकी की कोई सीमा नहीं है, कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स आप बना सकते होंगे? ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं, और उनके आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के कितने भी प्रोटीन बना सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई लेंथ लिमिटेड नहीं है कि आपको सिर्फ 4 अमीनो एसिड का ही प्रोटीन बनाना है। तब तो लिमिटेड होता है ना, कि उसका कोई फॉर्मूला होता है कि भाई 4 हैं तो कितने इससे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपका यही फिक्स नहीं है कि कितने नंबर होंगे उसमें अमाइनो एसिड, तो आप नंबर ऑफ प्रोटीन्स भी यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते। तो थ्योरेटिकली भी मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, है ना।
तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफन कंटेन मोर देन 250 अमाइनो एसिड यूनिट्स। जनरली हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली वहां पे 250 अमीनो एसिड से ज्यादा ही अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अमाइनो एसिड्स, हाँ अमाइनो एसिड्स, सॉरी, हाँ अमाइनो एसिड्स इन दी प्रोटीन, अगर आपका कोई जो पेप्टाइड है उसके अंदर जो अमीनो एसिड है उसको रेजिड्यू बोला जाता है। जब कोई भी अमाइनो एसिड किसी एक चेन के अंदर है, किसी एक प्रोटीन के अंदर है, तो उस चेन के अंदर उसको रेजिड्यू बोला जाता है ना। जैसे हमने कई बार बोला है ना कि अमाइनो एसिड रेजिड्यू, तो रेजिड्यू का मतलब क्या, जब प्रोटीन इंडिपेंडेंटली है, अलग है, तो उसको हम अमीनो एसिड जब अलग से है तो उसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। जब वो अमीनो एसिड आपकी प्रोटीन में आ जाता है, पेप्टाइड सीक्वेंस में आ जाता है, तो अब हम उसको रेजिड्यू बोलते हैं, है ना। तो टू एंड्स ऑफ द पेप्टाइड चेन आर नेम्ड एज द अमीनो टर्मिनल। जो जो हमारे एंड्स हैं जो पेप्टाइड चेन के, उनको टर्मिनल बोला जाता है, अमीनो टर्मिनल एंड कार्बोक्सिल टर्मिनल। ठीक है, अमीनो टर्मिनल अमीनो साइड वाला, और कार्बोक्सिल ग्रुप जिस एंड पे होगा उसको हम कार्बोक्सिल टर्मिनल बोलेंगे, या सिंपली इसको एन टर्मिनल और सी टर्मिनल भी बोला जाता है। एन फॉर अमीनो एंड सी फॉर कार्बोक्सिल। ठीक है, तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दो यहाँ पे एंड होते हैं। कोई भी चेन होगी भाई, पेप्टाइड ही नहीं, आप कोई सिंपली कोई धागा है, कोई थ्रेड है, कोई रस्सी है, तो उसके दो एंड होंगे। इसी तरह से जो हमारे पास में पेप्टाइड है उसके भी दो एंड होंगे, कोई प्रोटीन है उसके भी दो एंड होंगे, है ना। तो एक एंड जिसपे कि अमीनो ग्रुप है उसको हम एन टर्मिनल बोलते हैं, और जो टर्मिनल जिसपे कि कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको हम सी टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, अब एन टर्मिनल अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप क्या होता है, बेसिक होता है। कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एसिडिक होता है। तो ये जो दोनों टर्मिनल हैं, जो दो एंड हैं, ये इसमें से एक एंड बेसिक होता है नेचर में, और दूसरा एंड कैसा होता है, एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक होता है। और जब एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है उसमें सिर्फ ये ही दो आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं। इसके अलावा जो मेन चेन की बात कर रहा हूं मैं, साइड चेन की बात नहीं कर रहा हूं, है ना। तो जो आपकी पेप्टाइड चेन है, जो मेन चेन है, उसमें सिर्फ ये दो एंड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, यही आयनाइजेबल होते हैं। इसके अलावा हाँ साइड चेन में हो सकते हैं, है ना, लेकिन जो मेन पेप्टाइड चेन है उसमें कोई भी आयनाइजेबल ग्रुप नहीं होगा। द टर्मिनल अमीनो एसिड with the free amino group is called as the n terminal amino acid। ठीक है, तो जो लास्ट वाला एन टर्मिनस पे है अमीनो एसिड, उसका नाम ही क्या है, उसको नाम हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं। इसी तरह से जो सी टर्मिनल वाला अमीनो एसिड होता है उसको हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ओके, ये ऊपर स्क्रीन अलग से आ रही है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब ठीक है। तो ये क्या है, हमने इसको एक चेन को रिप्रेजेंट किया है ना, किस तरह से हम एक पेप्टाइड चेन को दिखाते हैं, कैसे हम उसको एज्यूम करते हैं, कैसे, क्योंकि जब भी हमको उसको स्टडी करना है या पढ़ना है, देखना है, तो कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए कि किस कहाँ से एंड, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ पे खत्म करना है ना चेन को। तो ये हमने देखा है, रेटल स्नेक है ना। आप ये इमेजिन कीजिए कि जो रेटल स्नेक है वो स्क्रीन पे मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इमेजिन a rattlesnake moving from left to right across your screen, the C terminal residue forms its fangs। ठीक है, तो जब ये रेटल स्नेक मूव कर रहा है स्क्रीन पे, कहां से, लेफ्ट से राइट, तो राइट साइड में क्या है आपका, सी टर्मिनल, है ना। ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला इसका जो फैंग वाला एरिया है, ये क्या होगा, सी टर्मिनल होगा। एंड द एन टर्मिनल रेजिड्यू इज इट्स रेटल, या जो टेल वाला पोर्शन है वो क्या होगा, इसका एन टर्मिनल होगा, है ना। और जब हम शुरुआत करते हैं, इसकी सीक्वेंसिंग करते हैं, या जब हमें इसको लिखना होता है, तो पहला अमीनो एसिड जो होता है वो क्या होता है, बाय कन्वेंशनली एन टर्मिनस से हम लिखते हैं, और जो एंड लास्ट वाला जो रेजिड्यू होता है वो कार्बोक्सिल टर्मिनल पे होता है। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। जो अगर आप अब ये रेटल स्नेक है तो इसका जो फैंग होगा, ठीक है, ये वाला एरिया, ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, कार्बोक्सिल सी टर्मिनल को, और जो इसकी टेल है, जो रेटल है, वो आपकी
इसकी एन टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है ना, तो जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो बाय कन्वेंशन द एन टर्मिनल रेजिड्यू which is shown at the left hand part of the structure is written first। ठीक है, अगर आपको इस सीक्वेंस को मान लीजिए कॉपी पे लिखना है, कॉपी पेन पे आप लिख रहे हैं कि भाई पहले ये वाला अमीनो एसिड है एलेनिन है, फिर आपका जो है थ्रियोनिन है, सीरीन है ना, तो जो सबसे पहला अमीनो एसिड होगा वो कौन सा होगा, एन टर्मिनल रेजिड्यू होगा। ठीक है, और इसको हम किस साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। जैसे हम लिखना शुरू करते हैं लेफ्ट से शुरू करते हैं, राइट की तरफ चलते हैं, है ना, तो लेफ्ट साइड में हम पहला अमीनो एसिड लिखेंगे जो कि कौन सा होगा, एन टर्मिनल रेजिड्यू होगा, है ना। और जब एंड करेंगे तो जो सी टर्मिनल रेजिड्यू होगा वो लेफ्ट साइड पे लिखते हुए जाएंगे आप, और वो सी टर्मिनल रेजिड्यू आपका लास्ट अमीनो एसिड होगा। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ग्लाइसिन है, एलेनिन है और सीरीन है, 3 अमीनो एसिड है। ठीक है, ग्लाइसिन ये अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है ग्लाइसिन का, एलेनिन है, एलेनिन का अमीनो ग्रुप ये रहा और कार्बोक्सिल ग्रुप ये रहा। इसी तरह से सीरीन है, सीरीन का अमीनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। फाइन, अब इनमें क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, है ना। अब यहाँ पे 3 अमीनो एसिड हैं तो तीनों के बीच में 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे रिलीज होंगे, H2O। ठीक है, OH और H यहाँ से निकलेगा, OH H यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे CONH ये बन गया है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो डार्क लाइन है ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, है ना, ये मैंने यहाँ पे बॉटम पे लाइन लिखी हुई है, ग्लाइसिल पहला अमीनो एसिड ग्लाइसिल। अब पहला कौन सा है, जो एन टर्मिनल वाला अमीनो एसिड है वो पहला है ना। तो इस सीक्वेंस को देख के आप समझ सकते हैं कि ग्लाइसिल जो है या ग्लाइसिन जो है वो पहला अमीनो एसिड है एन टर्मिनस की साइड पे। फिर उसके बाद में क्या है, एलेनिन है, और फिर क्या है, सीरीन है। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि लिखा हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है मैंने ग्लाइसिल, एलेनिल और सीरीन। ठीक है, ग्लाइसिल, एलेनिल और सीरीन लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले यह क्लियर हुआ कि एन टर्मिनल है और ये किस तरह से पेप्टाइड चेन बनती है ना। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं कि 3 अमीनो एसिड हैं, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रक्चर ऊपर है और नीचे ये पेप्टाइड चेन है। चलिए, तो names of the amino acid residues are written in the same sequence as they are placed। सेम सीक्वेंस, जो पहले है उसको पहले लिखना है, जो बाद में है उसको बाद में लिखना है। The names of all the amino acid residues are written by adding the suffix il। सफिक्स क्या लगाना है, YL इल, तो एलेनिन था तो एलेनिल, है ना, बिकॉज ऑल दीज आर दी एसिल ग्रुप्स। अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई इल ही क्यों लगा रहे हैं, सफिक्स YL क्यों लगाया है हमने, क्योंकि ये जितने भी अमीनो एसिड हैं रेजिड्यूज बीच में वो सब एसिल ग्रुप रखते हैं। कैसे रखते हैं ये देखिए, ये क्या है, एसिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O एक एल्किल ग्रुप है और एक ग्रुप कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मैं आपको पीछे ले आके दिखाऊं वापस से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये एक एल्किल ग्रुप हो गया और एक ये क्या हो गया आपका X, मतलब कोई भी ग्रुप हो गया। तो क्योंकि ये ग्रुप प्रेजेंट है, एसिल ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, ग्लाइसिन में, तो एसिल का YL मैंने लिया है और ग्लाइसिन को मैंने क्या लिख दिया, ग्लाइसिल। इसी तरह से एलेनिन में भी है, देखिए C डबल बॉन्ड O, है ना, और ये आपका R ग्रुप, ये आपका N ग्रुप। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख दूंगा क्या, क्योंकि यहाँ पे भी एसिल ग्रुप है तो एलेनिन को क्या लिख दिया मैंने, एलेनिल। ओके, अब ये जो लास्ट वाला है, इस लास्ट वाले में एसिल ग्रुप नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। तो क्योंकि लास्ट अमीनो एसिड में एसिल ग्रुप नहीं है तो मैं इसको सेरेनिल नहीं लिख सकता। ठीक है, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सीरीन। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि बीच वालों में YL लगाना है और लास्ट वाले में एज इट इज लिखना है, सीरीनिल नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एसिल ग्रुप नहीं है ना, तो यहाँ पे सीरीन ही लिखना होगा। चलिए, बात समझ में आ गई। लास्ट अमीनो एसिड इज रिटन एज सच। ओके, तो ग्लाइसिल, एलेनिल और सीरीन हमें लिखना है।
इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्लाइसिन 3 जो लेटर का जो कोड है ClGly, ग्लाइसिन, एलिनिन और सीरीन। ठीक है, अगर आपको इनका सीक्वेंस पता नहीं है ना, अगर मान लीजिए आपको किसी पेप्टाइड का सिर्फ कंपोजिशन पता है लेकिन उसका हमें सीक्वेंस पता नहीं है, तो हम उसको कोमा लगा के लिखते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए ग्लाइसिन कोमा एलेनिन कोमा सीरीन, मतलब ये तीनों अमीनो एसिड उसके अंदर हैं लेकिन उसका सीक्वेंस क्या है वो पता नहीं है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, कोमा लगाया है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपके स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये अमीनो एसिड है एक, और इस अमीनो एसिड में क्या होता है कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये जो है, यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ना, तो ये जब मूव करता है तो इसमें रेजोनेंस होता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये भी चीज एक ध्यान रखने वाली है कि ये जो है पार्शियल चार्जेस यहाँ पे होते हैं, और जो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना, CONH। ठीक है, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा आपका C और N वाला, है ना, ये C और N। अब इस C और N के इस साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, यहाँ पे दूसरे अमीनो एसिड होंगे जिनके की यहाँ पे क्या होंगे, अल्फा कार्बन होंगे, है ना। तो इस तरह से ये चेन दिखाई जाती है कि ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है CN, है ना, और इसके दोनों तरफ क्या है, आपके अल्फा कार्बन है। ठीक है, और ये जो है आपका एक स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर की किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड होता है। हालांकि पेप्टाइड बॉन्ड का जो नेचर है कि ये रिजिड होता है और प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब क्योंकि ये आपका एक पार्शियल, यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड होते हैं और इसकी वजह से इसके अराउंड जो है रोटेशन नहीं हो पाते हैं, तो ये जो चार आपके जो है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, है ना, इनके अराउंड रोटेशन नहीं होता है, तो ये फिक्स होता है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का प्लेनर स्ट्रक्चर है और रिजिड है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है ना। मूवमेंट कहाँ पे होगा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और NH, तो ये तो हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब इस कार्बन की जो एक वैलेंसी है उससे अल्फा कार्बन जुड़ा है, और ये वाला जो कार्बन है इससे भी ये वाला जो नाइट्रोजन है इससे भी एक अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये CC अल्फा और NC अल्फा, ये ऐसे बॉन्ड हैं जिनके अराउंड रोटेशन होता है। ठीक है, तो इनको हम फाई और साई एंगल से दिखाते हैं। ये एक अलग से टॉपिक होगा जिसको कि हम हमारे प्लेनर एंड रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, प्लेनर एंड रिजिड नेचर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। और रामाचंद्रन प्लॉट भी इसी के आधार पे है, जिसको हम जिस लेक्चर में हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पाई एंगल क्या होता है, साई एंगल क्या होता है, रोटेशन कैसे होता है और किस तरह से रामाचंद्रन प्लॉट बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, और मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिसको भी जरूरत है उसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।